बार मैग्नेट क्या होती है? बार मैग्नेट देखो हमारे पास इस तरीके से बार मैग्नेट होती है। ये होती है हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट। ये होती है हमारे पास कुछ चिपकी हुई बहुत सारी मैग्नेट्स। और इसी में एक है ये हमारे पास सर्कुलर वाली मैग्नेट, और ये है हमारी टूटी हुई सर्कुलर मैग्नेट। तो बहुत तरीके की मैग्नेट होती है। हमारे काम की है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट पे ही हम रुक जाते हैं। तो बार मैग्नेट में आप हमेशा देखोगे एक ब्लू साइड होती है, एक रेड होती है। यहाँ भी देखो मैंने बना रखा है, एक ब्लू साइड है, एक रेड साइड है। अच्छा, ब्लू कई बार हो या ना हो, रेड हमेशा होता है। और रेड जो होता है, एक्चुअली ऐसा बोला जाता है, रेड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। बोला नहीं जाता है, एक्चुअली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख भी रहते हैं रेड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका बस इतना ही काम है। अब इसको हम पढ़ेंगे तब जब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ऑलराइट, यहाँ पे होता क्या है, देखो ये जो है हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अच्छा, किस तरफ से होगा? हमारे पास देखो जो ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, वहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इस तरफ आती हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास फील्ड लाइंस यहाँ पर होती हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ कि हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल से। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल में हमारे पास पी की वैल्यू कितनी होती थी? क्यू टाइम्स एल, इस तरीके से हम लिखते थे। वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, एक माइनस क्यू हुआ करता था, एक यहाँ पर प्लस क्यू हुआ करता था। दोनों के बीच में हमारे पास कुछ डिस्टेंस हुआ करता था, इस तरीके से एल। और हम बोल देते थे भाई हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह। इसको मैं बोला करता था भाई ये है मेरे पास पी वेक्टर ऐसे। अब यहाँ पर कोई हमारे पास मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसको पता कैसे चलता है कि एग्जिस्ट नहीं करता? अगर मैं इसको यहाँ से काट करके ये वाले पीस को कहीं और ले जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे बस माइनस क्यू का इक्विवेलेंट जो भी है वो बचा रहेगा और वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होता चला गया। ऐसा नहीं होता है। आप इसको बीच में से काट दोगे तो हमारे पास अब दो अलग अलग बार मैग्नेट्स बन जाती हैं। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबको अभी सॉल्व करेंगे, सब करेंगे। लेकिन इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? यहाँ पे मैं अज्यूम कर लूँगा इस तरीके से कि भाई यहाँ पर मेरे पास प्लस एम रखा है, यहाँ पर मेरे पास एक माइनस एम इस तरीके से रखा है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेट्स से डी, यहाँ पर डी, या फिर उसको भी एल ही लिख देते हैं। ओ नो ज़्यादा इरेज हो गया। इसको अगर मैं लिख दूँ कि ये एल है हमारे पास इस तरीके से, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाती है एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल की तरह। मैग्नेटिक डाइपोल की जो वैल्यू लिखेंगे उसको मैं लिख दूंगा एम टाइम्स एल। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर जो एम हमारे पास होती है उसको बस एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसको बोला गया पोल स्ट्रेंथ। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि हम बोलते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, पोल की कितनी स्ट्रेंथ है बता दो भाई, पोल स्ट्रेंथ हो गई वो। ऑलराइट, या फिर इसी को लिखा जाता है मैग्नेटिक चार्ज भी इसको बोल दिया जाता है ना, और मैग्नेटिक चार्ज ऐसी कोई चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई मैग्नेटिक चार्ज यहाँ पे है नहीं। जैसे यहाँ पे एक्चुअली प्लस क्यू चार्ज होता था, उसको मैं कहीं ले जाकर कुछ और चीज़ें भी कर सकता था। हमारे पास सिर्फ प्लस एम कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा इस तरीके से डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसका रीज़न आप इस तरीके से समझ सकते हो। मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बनता था? हमारे पास इस तरीके से लूप घूमता था, तो इसमें से हमारे पास एक्चुअली इस तरीके से एक डाइपोल बन जाता था। एम लूप के कारण डाइपोल बनता था। अब मेरे को सिर्फ एक साइड का एम यानी प्लस एम चाहिए, तो मेरे को आधा लूप बनाना पड़ेगा। आधा लूप क्या होता है? लूप बनेगा तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसा होना ही होना है। दो तरफ उसकी होती ही होती है। इसलिए बस समझने का एक तरीका हो गया। ठीक, तो हमें इस तरीके से कैपिटल एम निकालना हो गया, जो हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। एक बार मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल आ गया तो इसके बाद मैं इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता कर सकता हूँ। जैसे पहली बात तो इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की बनती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे आकर के फिर से वापस आ जाती हैं। तो ये हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इस तरीके से उनको बनाया जा सकता है। और यहाँ से मुझे इस एल को हटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं और अच्छे से इसको बना नहीं पाऊँगा। ऑल राइट, इस तरीके से। ओके, अच्छा, ये फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर भी जाती हैं। हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट होती हैं। ये ना ब्रेक नहीं कर सकते आप इनको, तो पूरे में ही इस तरीके से होती हैं। ओके, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, को भी हमने देख लिया। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पॉइंट्स। तो देखो मेरे पास, मैं इसको देख चुका हूँ, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे पास इस तरीके से
अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, उसकी वैल्यू हो जाती है 2kp/r³, उसी का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2 × μ0/4π इंटू हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है m/r³, इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है kp/r³। k की जगह क्या लिखते हैं μ0/4π इंटू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई r³, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो बस यही कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं बार मैग्नेट में। सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे, बार मैग्नेट है उसको हमने काट दिया, क्या हो जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें देखना शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास एक बार मैग्नेट है और इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ, तो इसको पहली बात तो 2 टुकड़ों में 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो मैं बीच में से काट दूँ या यहाँ से काट दूँ। 2 तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है। तो अब इसको कैसे तोड़ते हैं, तो पहला केस लेते हैं, उससे पहले भी यहाँ पे ले लेते हैं। भाई यहाँ पे हमारे पास कुछ इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी या मैग्नेटिक चार्ज होगा। लेट से उसको मैं बना देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास था +m, यहाँ पर मेरे पास है -m। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लेट से वो है हमारे पास l। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो हो जाती है ml। अब मैं इसको तोड़ूंगा अलग अलग तरीके से, तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू में चेंज आएगा और इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें यही चीज़ पता करनी होती है। ठीक है, तो भाई पहले कैसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, काम करते हैं ऐसे काट देते हैं। ऐसे अगर मैं इसको काटता हूँ देखो इस तरीके से, तो अब मेरे पास 2 इस तरीके से पीसेस हो जाएंगे, है ना, बीच में से काट दिया। तो यहाँ पर तो था मेरे पास +m, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, कैसे, ये रहा +m। यहाँ पर था मेरे पास -m, वो एज इट इज़ रहेगा, है ना, ये दोनों तो है ही। और यहाँ पर अब हर एक जो डाइपोल होता है उसमें उसका ऑपोजिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यही तो प्रॉब्लम हो जाती है मैग्नेट के साथ, नहीं तो मेरे पास मैग्नेटिक चार्ज नाम की भी चीज़ हो जाती। यहाँ पर जैसे ही मैं काटूंगा यहाँ पर अपने आप आ जाएगा इस तरीके से -m, और यहाँ पर अपने आप आ जाएगा मेरे पास +m इस तरीके से। बेसिकली मेरे पास अब मैग्नेट जो है वो इस तरीके से 2 हिस्सों में टूट चुकी है। और अब हमें बताना है इन दोनों के कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, कितने हो जाएंगे। यहाँ पर देखो अब इनके बीच की जो लेंथ है वो l/2 हो गई, इसकी जो लेंथ है वो भी l/2 हो गई क्योंकि बीचों बीच से मैंने काटा था। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ m' की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखो कुछ मोमेंट था मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैग्नेटिक मोमेंट बदल चुका है तो उसको m' बोल देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है m × l/2। जो भी हमारे पास मैग्नेटिक चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो उसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, फटाक से देखो ये हो जाता है मेरे पास m × l/2, और ये जो वैल्यू हो जाती है वो M/2 हो जाती है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट m था, बीच में से काट दोगे तो हमारे पास 2 इस तरीके के मैग्नेटिक मोमेंट आ जाते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हमारे पास मान लो इस तरीके से एक था M, उसको मैंने बीच में से काट दिया, तो अब ये तो वेक्टर था, तो एक इस तरीके से बन जाता है मेरे पास m/2 और दूसरा भी बन जाता है मेरे पास m/2 इस तरीके से। ठीक, अब की बार मैं इसको काट रहा हूँ बीच में से, यहाँ से मैंने इसको काट दिया। अगर मैंने इसको ऐसे काटा है तो देखो मेरे पास 2 पतली पतली इस तरीके से बार मैग्नेट्स आ जाती हैं, ये रही। अब की बार इनकी जो लेंथ है, लेंथ नहीं चेंज हो रही है, लेंथ तो दोनों की सेम है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास m जो थी पोल स्ट्रेंथ, अब की बार वो डिवाइड हो जाएगी, दोनों में आ जाएगी, है ना। यहाँ पर रह जाता है मेरे पास m/2, यहाँ पे भी रह जाता है m/2। इधर था -m/2 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा -m/2। अब की बार दोनों के लिए जो मैं बात करने वाला हूँ मैग्नेटिक मोमेंट m', यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर दो, तो ये जाता है m/2 टाइम्स l, और इसकी वैल्यू भी आ जाती है ml/2, और आप इसको लिख सकते हो M/2। तो अगर इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट M था, बीच में से काटो, बीच में से ऐसे काटो, हमेशा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जा रहा है। यही चीज़ हमें यहाँ पर समझनी होती है। तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उल्टा अगर मेरे पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक इस तरीके से बार मैग्नेट है, दूसरी सेम बार मैग्नेट ला के रख दी मैंने, तो अभी दोनों डाइपोल जो है, एक m ऐसे था दूसरा m ऐसे था, दोनों का इफेक्टिव हमारे पास फिर इस तरीके से 2m हो जाता है। तो बेसिकली ये वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं ये वेक्टर होते हैं। तो इस तरीके से वेक्टर के सारे लॉ को ये फॉलो करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ।
Following figure show the arrangement of bar magnets in different configurations. Each magnet has magnetic dipole moment m. सबका magnetic dipole moment m के बराबर है. Which configuration has highest net magnetic dipole moment? पहला तो मेरा आपसे सवाल, मैग्नेटिक डायपोल अगर मुझे ड्रॉ करना है वेक्टर, तो मैं नॉर्थ से साउथ ड्रॉ करूँ, साउथ से नॉर्थ ड्रॉ करूँ, कैसे करूँगा? और अब उतना पता चली गया तो एक काम करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके. इसका करेक्ट आंसर है सी. कैसे आया देखो, सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास पहले तो सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट बना लेते हैं. हमारे पास साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है इस तरीके से ना, ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होंगे ये और ये. साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, एंड ये हो गया साउथ से नॉर्थ, ये हो गया साउथ से नॉर्थ. पहली बात तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो जीरो हो गया है ना, एक दूसरे को वेक्टरों ने कैंसिल आउट कर दिया. अब हमारे पास दो वेक्टर हैं और वेक्टर को ऐड कर रहे हैं हम. तो वेक्टर एडिशन जब भी होता है उसमें अगर उन दोनों के बीच का एंगल बिल्कुल ही कम होता चला जाए, एकदम जीरो हो जाता है, तो मैक्सिमम हमारे पास रिजल्टेंट आता है. तो यहाँ पर मुझे देख के पता चल रहा है भाई, यहाँ पर इस केस में हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट आने वाला है. तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. आप वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो. अगर यहाँ पे हमारे पास इनके बीच में कोई भी दो वेक्टर हैं, उनके बीच में अगर एंगल होता है थीटा, तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ R1, अंडर रूट ऑफ, अगर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. इस तरीके से होता है. अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो जाए उतना ज़्यादा वैल्यू आती है. यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पे सबसे छोटा एंगल है 30 डिग्री, इसीलिए ये हमारा जीत जाता है और यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है. A bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc as shown in the figure. The new magnetic dipole moment will be. बहुत ही अच्छा ये सवाल है. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है ए. कैसे आया, सॉल्व करते हैं. तो देखो, हमें दिया हुआ था इनिशियली एक बार मैग्नेट रही होगी इस तरीके से. तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा, मान लो ये है मेरे पास प्लस m इसके अंदर पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पर है माइनस m. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, लेट से वो वाली जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं भाई ये है हमारे पास l के बराबर. बताओ इसका इनिशियली जो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M था उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो हो जाती है हमारे पास m टाइम्स l के बराबर. अब बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो ये लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, दिस इज l के बराबर. हमें अब ये पता करना पड़ेगा भाई, ये वाली जो है, लेट से इसको मैं बोल देता हूँ d. क्या मैं d की वैल्यू पता कर सकता हूँ? पहली बात तो मेरे पास m डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, वो जो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है वो हो जाएगा. देखो अभी ये भी प्लस m है, ये माइनस m है, पोल स्ट्रेंथ तो नहीं चेंज होती है इसमें, काटा पीटा थोड़ी ना यहाँ पे उसको बीच में से. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू डी. बस अब मुझे d की वैल्यू पता कर लेनी है और ये है बहुत ही सिंपल. जैसे हमारे पास ये r है, ये हमारे पास l है. l और r के बीच में क्या आप रिलेशन बता सकते हो? आर्क लेंथ कितनी होती है? वो r थीटा के बराबर होती है. थीटा होना चाहिए रेडियन में. तो मेरे पास पहली चीज़ आ जाती है यहाँ पे, देखो भाई l इज इक्वल टू r थीटा विच इज इक्वल टू r इंटू थीटा को पाई में लिखोगे तो आ जाता है π/3. यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू क्योंकि π/3 के बराबर होती है. ओके, यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू तो पता चल गई. r इज इक्वल टू कितना आ जाता है? r इज इक्वल टू 3l डिवाइडेड बाई पाई. गुड. मुझे r नहीं पता करना है, मुझे पता करना है क्या चीज़? d के बारे में. अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, क्या मैं बोल सकता हूँ? पहली बात तो ये दोनों सिमेट्री से एंगल बराबर आएंगे. दोनों एंगल सिमेट्री से बराबर आएंगे तो दोनों एंगल भी फिर 60 डिग्री के ही बचते हैं, क्योंकि टोटल मेरे पास 180 होना है. तो यहाँ से d की वैल्यू भी r के बराबर हो जाती है. तो यही हो जाता है हमारे पास कितना? d के बराबर, क्योंकि ये बन चुका है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल. बड़ा ही फैंसी सा नाम है. दोनों ये वाली साइड हमारी बराबर है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं. इस तरीके से आप चेक कर सकते हो. ऑलराइट,
यहाँ पे जैसे ही अब मुझे पता चल गया तो एम डैश की वैल्यू तो पता करनी थी, उसकी वैल्यू आ जाती है एम इंटू डी, डी की जगह मैं रख दूंगा 3l डिवाइडेड बाई पाई, और ये बन जाता है, देखो जो m इंटू एल है वो कैपिटल M के बराबर था, तो ये जाता है 3/पाई कैपिटल M, एंड A बिकम्स आर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल ग्राफिक्स के साथ हमने कवर किया है, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे तरह के PYQs निपटा लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाए और आप हो जाए एग्जाम रेडी। आ जाओ, लिंक इस अंदर डिस्क्रिप्शन, कलरफुल नोट्स की PDF भी आपको मिल जाएगी। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।